हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा लेक्चर के माध्यम से। तो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना अभी तक एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का टॉपिक बताया, उन सभी में से जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वह है साख। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट क्या है, क्रेडिट क्या होता है या साख क्या होता है? तो हिंदी में साख कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, हिंदी में कहेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो साख को ही अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। तो क्रेडिट होता क्या है? तो साख दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, जैसे आप अपने खेत की जुताई कर रहे हैं या आपके घर में कोई बीमार हो गया है, दवा लेना है, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने किसी से पैसा उधार लिया है। तो उस पैसा जो उधार लिया, इसी प्रक्रिया को दोस्तों साख कहते हैं, इसी प्रक्रिया को क्रेडिट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। तो ग्रामीण साख वह मुद्रा तथा पूंजी है जिसे किसान या ग्रामीण व्यक्ति अपने फार्म पर परिवार अथवा कुटीर उद्योगों के खर्चे को चलाने के लिए दूसरों से उधार लेता है। ग्रामीण साख वह मुद्रा तथा पूंजी है जिसे किसान या ग्रामीण व्यक्ति अपने फार्म पर मतलब अपने खेतों में परिवार अथवा कुटीर उद्योगों के खर्चे को चलाने के लिए दूसरों से उधार लेता है। तो दोस्तों, यह थी साख। इसके बाद आता है साख का अर्थ क्या है। एग्जाम पूछेगा व्हाट इज क्रेडिट, और उसका अर्थ भी पूछेगा कि इसकी मीनिंग बताइए। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। साख का अर्थ, साख का अर्थ क्या होता है? साख का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट जो है यह साख का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है जो लैटिन भाषा के शब्द क्रीडो से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द क्रीडो, CREDO, क्रीडो से दोस्तों क्रेडिट शब्द जो है वह उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है भरोसा। इस क्रेडो का तात्पर्य दोस्तों लैटिन शब्द में होता है भरोसा। क्या होता है? भरोसा। साख का शाब्दिक अर्थ यदि पूछ दिया तो क्या आता है? साख का शाब्दिक अर्थ होता है विकास अथवा भरोसा। साख का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकास और भरोसा। दोस्तों, ये कृषि शाख का अर्थ है। शाख का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है? क्रेडिट। और यह जो क्रेडिट शब्द है लैटिन भाषा के शब्द क्रेडो से मिलकर बना है। क्रेडो का मतलब होता है भरोसा, मैं भरोसा करता हूं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर साख का शाब्दिक अर्थ क्या बना? साख का शाब्दिक अर्थ बना विकास या भरोसा। आप लोग लिख सकते हैं विकास का शाब्दिक अर्थ, सॉरी, साख का शाब्दिक अर्थ विकास अथवा भरोसा से है। साख अंग्रेजी भाषा के शब्द या अंग्रेजी शब्द के पर्यायवाची क्रेडिट से मिलकर बना है जो लैटिन भाषा के शब्द क्रेडो से उत्पन्न हुआ है। तो यह था कृषि शाख और कृषि शाख का अर्थ। अब यदि पूछ लिया कि कृषि शाख का, सॉरी, शाख हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, कृषि शाख आगे आगे देखेंगे। शाख का महत्व क्या होता है? शाख जो होता है क्रेडिट, इसका महत्व क्या है? तो महत्व क्या होता है कृषि शाख का? बेरोजगारी को दूर करना। पहला दोस्तों है कि बेरोजगारी को दूर करना। या दोस्तों, आप किसी से पैसा लेंगे तो उससे क्या होगी? बेरोजगारी दूर होगी, उससे लेके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगला है कि कृषि से अधिक उत्पादन लेना। कृषि से अधिक उत्पादन लेने के लिए दोस्तों कृषि साख लिया जाता है या साख लिया जाता है। अगला है फार्म मशीनरी और ट्रैक्टर आदि को खरीदने में। तो फार्म मशीनरी और ट्रैक्टर आदि को खरीदने में भी साख का जरूरत पड़ती है। अगला है महाजनों से छुटकारा पाने के लिए। पहले दोस्तों महाजन होते थे जो सभी को क्या देते थे? लोन देते थे, क्रेडिट देते थे, साख देते थे। वो क्या करते थे? ज्यादा इंटरेस्ट पर लोगों को ब्याज देते थे, लगभग 40%, सॉरी 20%, 40% इतने ब्याज पर दोस्तों क्या देते थे? साख देते थे, जिससे उसको उसकी जो ब्याज आती थी किसान लोग वही नहीं भर पाते थे। तो इससे भी उनको छुटकारा मिल गया महाजनों से। अगला शैक्षिक स्तर को बढ़ाने में, कुछ लोगों को पढ़ने के लिए भी साख लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिला जुला के इसका मतलब बेरोजगारी को दूर करना, कृषि से अधिक उत्पादन लेना, कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करने में, फार्म मशीनरी ट्रैक्टर आदि को खरीदने में, महाजनों से छुटकारा पाने में और शैक्षिक स्तर को बढ़ाने में। तो हमारा भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि कृषि साख क्या है, कृषि साख का अर्थ और महत्व बताइए। आगे चलते हैं, देखते हैं सूक्ष्म वित्त। सूक्ष्म वित्त क्या होता है? सूक्ष्म वित्त,
माइक्रो फाइनेंस जिसे कहते हैं। तो यह क्या होता है सूक्ष्म वित्त? इसका दोस्तों उद्देश्य यह होता है सूक्ष्म वित्त क्या कि जो लोग अभी तक बैंक की सेवाओं से वंचित है, जिन्होंने अभी तक बैंक की सेवा का लाभ नहीं लिया है, उन लोगों तक इस सेवा को उपलब्ध कराना। तो चलिए देखते हैं। तो इस विभाग का उद्देश्य है कि विभिन्न सूक्ष्म वित्त के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से अब तक वंचित ग्रामीण निर्धनों को कम लागत पर दीर्घकालीन रूप में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण लोग, निर्धन लोग हैं, उनको कम लागत पर मतलब बहुत कम ब्याज पर दीर्घकाल मतलब अधिक समय के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना। अब कुछ अगला क्वेश्चन है सहकारी समिति। सहकारी समिति दोस्तों जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। सहकारी समिति, सहकारी समिति क्या होती है? तो ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। इसी समिति को सहकारी समिति कहते हैं। जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों लोग को कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई बिजनेस करना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे। आपस में मिलेंगे तो दोस्तों इसी मिलकर क्या बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे। तो इसी समिति को सहकारी समिति कहते हैं। अब यह मिलेंगे तो दोस्तों इसमें दोनों लोगों को लाभ होगा। तो अब देखेंगे सहकारी समिति क्या होगा। सहकारी समिति ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। इसी समिति को सहकारी समिति कहते हैं। और दोस्तों इसका एक नियम है कि यदि आपने कोई बिजनेस चालू किया तो जितना अधिकार आपको उस पर रहेगा उतना दूसरे व्यक्ति का भी रहेगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब पूछिएगा सहकारी समिति के दोष बताइए। तो सहकारी समिति के दोष क्या है? पहला दोष यही है कि अभिप्रेरण की कमी। इसमें अभिप्रेरणा की कमी मतलब दोनों लोग को समान अधिकार होता है, इसलिए कोई एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं डालता कोई कार्य करने के लिए। अगला है कि लाभ कमाने का उद्देश्य न होने के कारण सहकारी समिति के सदस्य पूर्ण उत्साह एवं समर्पण भाव से कार्य नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों जब दोनों लोग का बराबर बराबर उस पर अधिकार रहेगा तो ज्यादा सब लोग मेहनत नहीं करते हैं, बोलते हैं जाने दो वह करेगा, और दूसरा वाला बोलेगा कि वह करेगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे जो कंपनी होती है या जो बिजनेस होता है वह ज्यादा तेजी से नहीं चल पाता। तो यह थी दोस्तों सहकारी समिति की दोस्त। अब आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे स्वाट स्वाट विश्लेषण। स्वाट विश्लेषण या स्वाट एनालिसिस, यह क्या होता है? यह दोस्तों जो होती है स्वाट विश्लेषण या स्वाट एनालिसिस, यह कोई फैसला जब लिया जाता है तो उस स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। स्वाट विश्लेषण का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कोई फैसला लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। स्वाट विश्लेषण एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की गई युक्ति है। स्वाट विश्लेषण क्या है? स्वाट विश्लेषण एक प्रकल्प है या कह सकते हैं एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की गई एक युक्ति है। स्वाट विश्लेषण किसी भी फैसला निर्माण करने वाली स्थिति में किया जाता है। स्वाट विश्लेषण का किसी भी फैसला के निर्माण करने की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था स्वाट विश्लेषण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समय और उपयोग के आधार पर कृषि साख का वर्गीकरण कीजिए। समय और उपयोग के आधार पर कृषि साख का वर्गीकरण कीजिए। मतलब दोस्तों जो हम कृषि साख लेते हैं उसका कितना समय होता है उसको लौटाने का, और उसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं उससे जो साख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है कृषि साख। दोस्तों समय के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन। दूसरा होता है मध्यकालीन, और तीसरा होता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन। अब तीनों को देखेंगे बारी बारी से। तो अल्पकालीन ऋण क्या होता है? अल्पकालीन, यह दोस्तों ऋण क्या आता है? अल्पकालीन का मतलब भी देखने में, अल्प मतलब होता है छोटा, कालीन मतलब होता है समय, मतलब छोटे समय के लिए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इसको दोस्तों कुछ महीनों के लिए लिया जाता है। यह जो मध्य अल्पकालीन ऋण होता है इसे कुछ महीनों के लिए लिया जाता है, जिसका प्रयोग दोस्तों हम लोग खाद, बीज और अन्य घरेलू सामान को खरीदने के लिए करते हैं। और इसे दोस्तों फसल जब हमारी कट जाती है उसे लौटा देते हैं। तो यह जो ऋण होती है अल्पकालीन ऋण, इसको ज्यादा से ज्यादा 10 महीने तक की अवधि होती है इसकी अल्पकालीन ऋण की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार का ऋण कुछ महीनों के लिए लिया जाता है, जिसका प्रयोग खाद, बीज, अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए
किया जाता है और फसल काटने के बाद चुका दिया जाता है। यह ऋण 10 महीने से अधिक अवधि की नहीं होती। मतलब दोस्तों 10 महीने के अंदर में आप लोगों को अल्पकालीन ऋण को चुका देना है। तो यह था पहला ऋण। तो हमने समय कितना बताया आप लोगों को, 10 महीना। इसका उपयोग कहां पर करेंगे, खाद बीज और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए। दूसरा कौन सा था, दूसरा था मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण यह कौन सा, मीडियम टर्म क्रेडिट। यह क्या होता है, तो दोस्तों इसकी जो अवधि होती है यह 15 महीने से 5 वर्ष तक की इसकी अवधि होती है अल्पकालीन ऋण की। और इसका प्रयोग हम लोग औजार, पशु और मशीन खरीदने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मध्यकालीन ऋण का प्रयोग औजार, पशु तथा मशीन खरीदने के लिए किया जाता है। इसकी अवधि 15 महीने से अधिक व 5 वर्ष से या इससे कम होती है। 15 महीने से अधिक लेकिन 5 वर्ष या इससे कम होती है। तो यह था मध्यकालीन ऋण। अब दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, दीर्घ मतलब दोस्तों बड़ा, इससे आप लोग समझिएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, कालीन मतलब समय, मतलब लंबे समय के लिए जो ऋण दिया जाता है उसी को दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। अब यह कितने दिन के लिए दिया जाता है, यह जो दोस्तों दीर्घकालीन ऋण होता है यह 15 से 20 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। 15 से 20 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग भूमि खरीदने के लिए करते हैं, ट्यूबवेल गड़वाने के लिए करते हैं, पशुओं के लिए मकान बनवाने के लिए करते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए करते हैं, और हम पुराने यदि ऋण लिए हैं तो उनको चुकाने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो दीर्घकालीन ऋण होता है, इस प्रकार का ऋण कृषक द्वारा भूमि खरीदने के लिए, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल बनवाने, पशुओं के लिए मकान बनवाने, ट्रैक्टर खरीदने तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिए लिया जाता है। इसकी अवधि कितनी होती है, 15 से 20 वर्ष। इसकी अवधि 15 से 20 वर्ष तक की होती है। अब दोस्तों तीनों के एक बार देख लीजिएगा। तो जो पहला था शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इसका अवधि होती है 10 महीने से कम। 10 महीने से कम मतलब लगभग 10 महीने। दूसरे का कितना समय था, 15 से 5 वर्ष तक, 15 महीने से 5 वर्ष तक। तीसरे का कितना है, 15 से 20 वर्ष तक। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं खाद बीज और अन्य घरेलू सामान के लिए। इसका हम लोग मशीन, औजार और पशुओं के लिए करते हैं। इसका हम लोग भूमि खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल बनवाने के लिए करते हैं। तो यह था समय और उपयोग के आधार पर कृषि साख का वर्गीकरण। आगे चलते हैं, देखेंगे कृषि वित्त का अर्थ, क्षेत्र और महत्व। जो कृषि वित्त होता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस होता है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्षेत्र कौन सा है, उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों कृषि वित्त क्या है, कृषि वित्त, पहले क्वेश्चन मुझे बार बार कृषि वित्त जुबान पे आ रहा था, तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, इसकी वजह से मुझे कृषि वित्त बार बार याद आ रहा था। तो कृषि वित्त क्या होता है, मैं आप लोग पहले बता दूं कि कृषि वित्त दोस्तों जैसे आपने अपना खेत जुताई कर लिया, नहीं आपने आपको अपना खेत जुताई करवाना है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो आप क्या करेंगे, किसी से उधार लेंगे। तो दोस्तों इसकी जो जुताई करनी है उसकी समय अब दोस्तों निकल रहा है, तो आपके पास पैसा नहीं है तो इसकी जुताई नहीं हो पाएगी, तो आपको उसके लिए उधार लेना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृषि वित्त कहते हैं। मतलब कृषि कार्यों को अपने समय पर पूरा करने के लिए किसान जो ऋण लेते हैं उसी को कृषि वित्त कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कृषि वित्त क्या होता है। तो कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए किसानों को ऋण लेने की आवश्यकता होती है। कृषि व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन का प्रबंध करना ही कृषि वित्त कहलाता है। कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए किसानों को ऋण लेने की आवश्यकता होती है। कृषि व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन का प्रबंध करना ही कृषि वित्त कहलाता है। अब इसका क्षेत्र कौन सा है, कृषि वित्त का क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र मतलब दोस्तों स्कोप जिसे कहते हैं। इससे दोस्तों हम जो क्रेडिट लेते हैं उसे किसी चीज के उत्पादन में लगाते हैं, कृषि के विपणन और चारा में, कृषि उपज के विपणन में लगाते हैं, मजदूरी का भुगतान करने के लिए, किराए और विभिन्न प्रकार के उपभोग को देने के लिए करते हैं, और वर्तमान गतिविधि में आमतौर पर ऋण की आवश्यकता जरूरी होती है। दोस्तों बहुत चीज जो आवश्यकता है आज के समय में ऋण की। तो चलिए देखते हैं इसका क्षेत्र। कृषि वित्त के निम्न क्षेत्र होते हैं, जैसे उत्पादन, कृषि विपणन और चारा, कृषि उपज का विपणन, मजदूरी का भुगतान, किराए और विभिन्न प्रकार के उपभोग, और अनुत्पादक उद्देश्य जैसे उत्पादन की वर्तमान गतिविधियों के लिए आमतौर पर
कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। अब मैंने आप लोग को बताया खेती, कृषि विपणन और चारा, इसका मतलब क्या है? आपने जैसे कृषि से मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किया है, आपके पास 20, मान लीजिए आपके पास 50 कुंटल गेहूं है, और आज जो गेहूं का रेट है, पहले 22 था तो आज इसका रेट 24 रुपये पर केजी है। 24 रुपये पर केजी है, तो आप इसको किसी ट्राली में लाद कर जहाँ पे इसको बेचा जाता है, इसके गोदाम में लेकर जाएंगे इसको बेचने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी आपको ट्रैक्टर का खर्चा देना पड़ेगा, ट्रैक्टर में तेल देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो ऋण लेंगे, जो क्रेडिट लेंगे, किसी से उधार लेंगे, तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों एग्रीकल्चर क्रेडिट या कृषि साख कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कृषि साख। अब इसका महत्व देख लेते हैं, कृषि साख का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित एक ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसकी आपूर्ति, थोक वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसके आपूर्ति, थोक वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह था कृषि वित्त का अर्थ, कृषि वित्त का क्षेत्र, कृषि वित्त का महत्व। आगे देखेंगे नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की स्थापना, प्रबंध और कार्यों को लिखना है। तो दोस्तों नाबार्ड का सबसे पहले नाबार्ड का पूरा नाम आप लोग जान लीजिए, NABARD। तो ये हो गया नाबार्ड। इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 22 जुलाई सन 1982 ईस्वी को हो गई थी। 22 जुलाई सन 1982 ईस्वी को हो गई थी। इसकी स्थापना किसके कहने पर की गई थी? तो शिवरमन समिति एक थी दोस्तों, उस समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना सिर्फ 22 जून 1982 ईस्वी को हुई, सॉरी 22 जुलाई सन 1982 ईस्वी को हुई थी। लेकिन इसे राष्ट्र सेवा में समर्पित कब किया गया? तो 5 नवंबर सन 1982 ईस्वी को इसको राष्ट्र सेवा में समर्पित किया गया। किसके द्वारा? उसमें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा राष्ट्र सेवा में समर्पित किया गया था। कब? 5 नवंबर 1982 ईस्वी को। तो चलिए देखते हैं अब। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 1981 में बनाई गई शिवरमन समिति के सिफारिश के आधार पर 22 जुलाई सन 1982 ईस्वी को की गई थी। यह एक संस्था है दोस्तों नाबार्ड। इस संस्था को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 5 नवंबर सन 1982 ईस्वी को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया गया था। अब नाबार्ड का कार्य क्या है? तो नाबार्ड का कार्य दोस्तों है कि ग्रामीण, जो आपको कोई भी जैसे कृषि साख दे दिया या कोई भी दे दिया, उसमें पूछेगा कि उसका कार्य क्या है। तो आप लोग को मैं एक पॉइंट बताता हूँ जिसको आप लोग सब में लिख सकते हैं। इसका सबसे मेन पॉइंट है कि ग्रामीण का विकास करना, ग्रामीणों का विकास करना। दोस्तों सभी में ग्रामीण का विकास के बारे में सोचा गया और सब में ग्रामीण का विकास किया जाता है। तो सबसे पॉइंट है दोस्तों ग्रामीणों का विकास करना। तो चलिए देखते हैं अब इसका कार्य क्या है नाबार्ड का। तो एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड को समन्वित ग्रामीण विकास बैंक के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए लघु उद्योगों, कृषि, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन और विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनको विनिमय करने का अधिदेश देने के लिए बनाया गया था। मतलब दोस्तों कहने का है कि इसका मेन काम है दोस्तों ग्रामीणों का लोन, ग्रामीणों को लोन देना। ग्रामीणों को क्या देना? लोन देना, जिससे वह अपनी जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से चला सकें, अपनी खेती अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब नाबार्ड का प्रबंध क्या है? तो नाबार्ड पुनर्वित्त के माध्यम से सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उत्पादन, विपणन और अधिप्रायण गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त के रूप में ऋण और अग्रिम प्रदान करता है।
नाबार्ड का प्रबंध क्या है? नाबार्ड ने 2020 और 21 में दोस्तों 21 के दौरान अल्प विधि और दीर्घ विधि वित्त पोषण के लिए बैंकों को क्रमशः 1,30,09,64 रुपए और 92,786 करोड़ रुपए वितरित किए। कितना दोस्तों? सन 2020-21 में जो हमारी नाबार्ड है इसने क्या किया कि बैंकों को 1,30,09,64 करोड़ रुपया और 92,786 करोड़ रुपया वितरित किया था, जिससे ग्रामीण लोगों का विकास हो सके। तो यह था नाबार्ड का प्रबंध। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे सहकारिता का अर्थ, महत्व और सिद्धांत। सहकारिता का अर्थ, सहकारिता का अर्थ, तो सहकारिता का अर्थ क्या, सबसे पहले देख लेते हैं। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलजुल कर काम करना। मतलब समझ सकते हैं, सब कारिता का मतलब काम करना, सब लोगों को मिलकर काम करने की प्रक्रिया को सहकारिता कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। तो सहकारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर काम करना। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था तो वहां पर कुछ कम था, इसमें अच्छे से बताऊंगा। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। जब दो लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो दोस्तों उसी को सहकारिता कहते हैं। वर्तमान समय में सहकारिता का आशय व्यावसायिक संगठन के रूप में किया जाता है। व्यावसायिक संगठन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों आजकल जो है सब लोग बिजनेस ही कर रहे हैं जो सहकारिता के सिद्धांत से करते हैं, जिसमें लोग अपने स्वार्थ की भावना को छोड़कर आर्थिक हितों की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यह थी सहकारिता की अर्थ। अब देखेंगे सहकारिता का महत्व। सहकारिता का महत्व क्या है? महत्व, तो पहला महत्व यह है कि सहकारिता सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा देती है। सहकारिता का अर्थ दोस्तों है और सिद्धांत भी यही है कि सहकारिता जो है सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा देती है। इसका एडवांटेज भी यही है कि सहकारिता सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा देती है। अगला पॉइंट है, सहकारिता के द्वारा प्रतिस्पर्धा एवं मध्यस्थों की संख्या में कमी होती है। अगला पॉइंट है, सहकारिता सभी लोगों में आत्मविश्वास एवं स्वयं सेवा की भावना उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक विषमता में कमी होती है, जिससे सामाजिक विषमता कम होती है। तो यह थी दोस्तों सहकारिता। अब देखेंगे आगे नैफेड। नैफेड क्या है दोस्तों? NAFED। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि नैफेड का पूरा नाम है। इसका कार्य क्या है? यह एक सहकारी संस्था है। नैफेड भी क्या है दोस्तों? एक सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी को की गई थी। सहकारिता क्या एक सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी को की गई थी। नैफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। तो यह थी दोस्तों नैफेड। अगला जो क्वेश्चन है 100% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा और लॉन्ग में भी मिलेगा कि जो व्यावसायिक बैंक थे या व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण के क्या उद्देश्य हैं या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या उद्देश्य थे, ऐसा करके एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार करना। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक बैंक की सुविधा पहुंचाना। तो राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार करना था, जिससे ग्रामीण जनता को भी बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिल सके। राष्ट्रीयकरण से पहले व्यापारिक बैंकों द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया गया था। जब दोस्तों राष्ट्रीय बैंक जो है उनको, जब व्यापारिक बैंक थे तो उनको वो लोग जो थे वह ग्रामीणों पर ध्यान नहीं दिए थे। तो यह पहला उद्देश्य है। अगला उद्देश्य इसका है कि लघु उद्योगों का विकास करना, जिससे रोजगार सुविधाओं में वृद्धि हो। जो छोटे उद्योग हैं उनका विकास करना जिससे रोजगार सुविधा में वृद्धि हो। दोस्तों ये छोटा सा बिजनेस है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, तो यदि आप लोगों को मौका मिलेगा और पैसा मिलेगा तो आप लोग अपनी कंपनी को बड़ा करेंगे तो उसमें 25 लोग काम करेंगे, तो आपकी कंपनी का भी फायदा होगा, आपकी कंपनी भी बड़ी होगी और उसमें और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो
दूसरा उद्देश्य उसका यही था कि लघु उद्योगों का विकास करना, जिससे रोजगार सुविधा में वृद्धि हो। अगला उद्देश्य था कि सामान्य व्यक्तियों को जीवन निर्वाह में सहायता करना, जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करना। अगला उद्देश्य था कि कृषि के लिए अधिक साख की आवश्यकता भी राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था। अब दोस्तों इस समय में कृषि के लिए लोग अधिक से अधिक साख ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी राष्ट्रीयकरण मुख्य उद्देश्य था। अगला राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य शाखाओं का प्रसार करना था। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वालों का जौनपुर जिला है। जौनपुर जिलों में कहीं पे दोस्तों एक या दो शाखा थी पहले बैंक की, किसी भी बैंक की एक या दो शाखा थी, लेकिन आज के समय में देखेंगे आप लोगों को हर बाजार में 2 से 3 बैंक की शाखा मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका क्या उद्देश्य था कि शाखाओं का प्रसार करना। अगला उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? अगला उद्देश्य था कि कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के हाथ से जो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण करते थे उनको समाप्त करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था महाजनों से छुटकारा पाना, तो ऐसा ही दोस्तों इसमें कि कुछ पूंजीपति थे जिससे दोस्तों छुटकारा मिल गया बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। इसका अन्य उद्देश्य था कि देश का समुचित आर्थिक विकास हो। अगला उद्देश्य है कि देश के ऋण नीति के दोषों को दूर करना। अगला उद्देश्य है कि बैंक के प्रबंध में व्यावसायिक प्रवृत्ति लाना। अगला उद्देश्य है कि बैंकों के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अब यदि दोस्तों पूछ दिया कि व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंकों का कार्य यदि पूछ दिया, व्यावसायिक बैंकों का कार्य, आप लोग ध्यान दीजिएगा व्यावसायिक बैंक और व्यापारिक बैंक अलग अलग होते हैं। तो व्यावसायिक बैंक का सिर्फ 2 ही कार्य ही होता है। एक कार्य होता है जमा स्वीकार करना, मतलब आप पैसा जमा करेंगे तो उसको लेना, और दूसरा काम होता है दोस्तों कि आपको ऋण उपलब्ध कराना। आपने पैसा जमा किया उसको लेंगे, आपको लोन चाहिए तो आपको लोन देंगे। तो यही सिर्फ 2 काम होता है व्यावसायिक बैंक का। तो चलिए देखते हैं। तो जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वह जमा स्वीकार करने के लिए अपनी 4 व्यवस्था लागू करते हैं, 4 खाता खोलने की सुविधा देते हैं। किसको? जनता को। पहला दोस्तों बचत जमा खाता, दूसरा चालू जमा खाता, और तीसरा सावधि जमा खाता, और चौथा जो है वह है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता। तो जो व्यावसायिक बैंक है इसका 2 कार्य होता है। पहला जमा स्वीकार करना, तो जमा स्वीकार करने के लिए यह जनता को खाता खोलने की सुविधा देती है, जिसमें पहला खाता खोलने की बचत जमा खाता, दूसरा चालू जमा खाता, तीसरा सावधि जमा खाता और चौथा आवर्ती जमा खाता खोलने की सुविधा देती है। अब यदि बात करें कि ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या करती है, तो ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी जो जनता होती है उनको खाता खोलने की सुविधा देती है। पहला दोस्तों इसमें होता है नगद जमा, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट, तीसरा होता है अग्रिम ऋण, और चौथा जो होता है वो होता है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। तो जमा करने के लिए भी 4 सुविधा देती है, नगद जमा, ओवरड्राफ्ट, अग्रिम ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, और ऋण लेने के लिए भी दोस्तों सुविधा देती है। तो यह था दोस्तों सहकारी बैंकों का कार्य। अब दोस्तों यदि पूछ दिया क्वेश्चन कि भारत में कृषि साख के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कृषि साख की आवश्यकता है महत्व लिखिए। तो इसकी सबसे पहले आवश्यकता देखेंगे भारत में कृषि साख की। तो भारत में कृषि साख की आवश्यकता है कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अधिकांश किसान छोटे या सीमांत श्रेणी के होते हैं, जिनके पास आय की कमी होती है तथा वे अपना बचत न के बराबर कर पाते हैं। इन्हें खाद बीज आदि मजदूरी चुकाने तथा ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए भी अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि किसान कुछ ऐसे हैं दोस्तों, सीमांत किसान जो होते हैं उनके पास मान लीजिए 4 बीघा खेत है, तो 4 बीघे खेत में जब वो बुआई करते हैं तो 4 बीघे खेत में बुआई करने के बाद जो मजदूर होते हैं उन मजदूर को देने के लिए पैसा होता है, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा होता है। फिर जब दूसरी खेती करनी पड़ती है तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता, जिसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी आवश्यकता
यही है कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अधिकांश किसान छोटे या सीमांत होते हैं, जिनके पास आय की कमी होती है, वे अपना बचत न के बराबर कर पाते हैं। इनके खाद बीज आदि मजदूरी चुकाने तथा ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह था कृषि साख की आवश्यकता। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, जिसे शॉर्ट नेम में कहते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो यह क्या होता है? किसानों को दोस्तों समय पर पर्याप्त ऋण मिलता रहे, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए देखते हैं। किसानों को समय पर एवं पर्याप्त अल्पकालीन ऋण मिलता रहे, इसके लिए सन 1998 से 99 के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो एक नंबर पूछेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप लिख सकते हैं 1998 से 1999 में। सहकारी बैंकों, केंद्रीय ग्रामीण बैंकों और व्यापारिक बैंकों ने कुल मिलाकर 30 सितंबर 2004 तक 435 लाख कार्ड जारी किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक निरंतर चलने वाली योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पकालीन फसल ऋण जारी करने में प्रारंभिक प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत बांटे गए ऋणों को कृषि बीमा योजना के अधीन लाया गया है। तो दोस्तों यह था किसान क्रेडिट कार्ड। अब आगे देखेंगे लीड बैंक। लीड बैंक क्या होता है दोस्तों? एक नंबर पूछ सकता है लीड बैंक, और लॉन्ग में पूछ सकता है। तो लीड बैंक क्या होती है? लीड बैंक जो है, इसकी शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई थी। लीड बैंक की शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई थी। लीड से ही आपको पता चल जा रहा होगा, लीडर मतलब बड़ा, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है दोस्तों अपने जिले में, उसी को लीड बैंक कहते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक अपने निर्धारित क्षेत्र के विकास के लिए अग्रणीय बनने की योजना चलाते हैं। इस योजना के अंतर्गत मुख्य कार्य अन्य बैंक व वित्त सेवाओं के कार्यों व नीतियों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इसका कार्य होता है दोस्तों लीड बैंक का अपने क्षेत्र से समयबद्ध, या जो दोस्तों आपके क्षेत्र से संबंधित, जो इसका कार्य होता है कि उसके क्षेत्र से संबंधित जो भी बैंक हैं उनके शाखाओं का विस्तार करना या विस्तार प्रोग्राम करना। अगला कार्य है कि ऋण की आवश्यकताओं का हिसाब लगाना और उनकी पूर्ति के लिए प्रबंध करना। इसका अगला कार्य है कि अपने जिले में उस क्षेत्रों का पता लगाना जहां कृषि एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता हो और स्थानीय पूंजी को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देना। एक दोस्तों एग्जाम बहुत पूछता है 5P ऑफ क्रेडिट और 3R ऑफ क्रेडिट। तो 5P ऑफ क्रेडिट होता क्या है? दे देगा 5P ऑफ क्रेडिट लिखिए। तो 5P का दोस्तों 5P होगा, उसका कुछ मतलब होगा, 1P 2P 3P 4P और 5P। इस 5P का कुछ मतलब होगा, तभी ये 5P दे रहा है। तो देखते हैं पहले P का मतलब जो होता है वो होता है पर्पज, पर्पज। दूसरे P का मतलब होता है पर्सन, और तीसरे P का मतलब होता है प्रोडक्टिव प्लान, प्रोडक्टिव प्लान। चौथे P का मतलब होता है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। और पांचवें P का मतलब होता है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तो दोस्तों यह 5P ऑफ क्रेडिट जो होता है उसका मतलब होता है 5, एक P का मतलब होता है पर्पस, दूसरे P का मतलब होता है पर्सन, तीसरे का प्रोडक्टिव प्लान, चौथे का पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और चौथे का पांचवें का होता है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। तो फार्म के लिए ऋण प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले, जब दोस्तों फार्म के लिए ऋण लिया जाता है उस समय जब आखिरी बार सबमिट किया जाता है उससे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए या इस बात पर विचार करना चाहिए। ये किसी ऋण प्रस्ताव की आर्थिक उपयोगिता तथा सुदृढ़ता को जांचने की कसौटियां कहलाती है। तो यह था 5P ऑफ क्रेडिट। अब आगे देखेंगे 3R ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो जो 3R होता है, 1R 2R और 3R, इन 3R का मतलब क्या होता है? तो पहले R का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न। दूसरे R का मतलब होता है रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी। और तीसरे R का मतलब होता है रिस्क बियरिंग। इसके बारे में सिर्फ जान लीजिए आप लोग, एबिलिटी। तो ये 3R का मतलब क्या हो गया? रिटर्न, रीपेमेंट कैपेसिटी। तीसरे का मतलब होता है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। अब एक आता है इसी में 4C, 4C, 4C ऑफ क्रेडिट। तो मतलब 1C 2C 3C और 4C। 4C का मतलब 4C। पहले का मतलब होता है करेक्टर, दूसरे का मतलब होता है क्या? कैपेसिटी, तीसरे का मतलब होता है कैपिटल,
और चौथे का मतलब होता है कंडीशन। तो 4C का मतलब होता है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कंडीशन। तो यह था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग बताया। इसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमने आज जितना भी बताया इस वीडियो में आप लोग समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और दोस्तों आप लोगों का जो अगला एग्जाम है इसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस के बाद क्या बोलते फार्म मशीनरी एंड पावर, उसका दोस्तों आप लोग न्यूमेरिकल भी देखते रहिए क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।